एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट क्या होता है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट किन किन कारणों की वजह से होता है? इसके क्या क्या सिम्टम हैं, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ महसूस होती है और आखिर में इसका ट्रीटमेंट क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक हिप और नी जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप जॉइंट की पैथोलॉजीज के बारे में और पर्टिकुलरली एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिप जॉइंट हमारा क्या है। हिप जॉइंट हमारा एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है। एक कटोरी होती है जिसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज में एसिटाबुलम बोलते हैं, और एक बॉल है जो हमारी फीमर बोन का टॉप होता है। इस कटोरी में बॉल इस तरीके से घूमती है। कटोरी के ऊपर भी एक कार्टिलेज की परत है, बॉल के ऊपर भी एक कार्टिलेज की परत है, और ये जो परत में आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है जब भी हम लोग चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं। अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है कि ये जो बॉल है, इसमें जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही पतली होती है, और कुछ कुछ कारणों की वजह से ये ब्लड सप्लाई इस बॉल की रुक जाती है। तो इसके कारण ये जो कार्टिलेज की परत है वो नष्ट हो जाती है। अगर हम नष्ट की बात करें तो वो इस तरीके से दिखेगी। अभी हम बात करते हैं क्या क्या कॉजेज हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के। सबसे पहला कारण वो है इडियोपैथिक। बिना किसी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है भी हमें पता ही नहीं चलता भी ये क्यों हुई है। नंबर 2 जो कारण है वो है अल्कोहल, मतलब शराब का अधिक सेवन करना। अब शराब ज़्यादा पीने से, अल्कोहल ज़्यादा लेने से जो हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर करता है, और जो हेड की ये जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर लिपिड मेटाबॉलाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और हेड की जो ब्लड सप्लाई को वो लोग कम कर देते हैं। तो इसके कारण जो हेड का जो कार्टिलेज का पार्ट है वो नष्ट हो जाता है या उसमें नेक्रोसिस हो जाती है। नंबर 3 जो कारण है वो है स्टीरॉयड इंटेक। कोविड के बाद एवेस्कुलर नेक्रोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स कोविड से तो निकल गए, लेकिन उनका जो स्टीरॉयड इंटेक था उस दौरान वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके कारण स्टीरॉयड इंटेक के कारण उनकी जो ब्लड सप्लाई है जो बॉल की वो कम हो गई, और उनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गई है। चौथा जो कारण है वो है चोट लगना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको चोट लगती है, जो पर्टिकुलरली बोलते हैं डिसलोकेशन हो जाना, ये जो सॉकेट का है वो बॉल से निकल जाना। तो ऐसे में जब सॉकेट बॉल से निकलती है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी खराब हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई रप्चर होने के कारण ये जो फीमर का जो हेड है, इसका जो कार्टिलेज है वो नष्ट हो जाता है, और उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो 4 मुख्य कारण मैंने आपको बताए उसमें एक इडियोपैथिक, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, स्टीरॉयड इंटेक और ट्रॉमा की या चोट लगने की हिस्ट्री होना। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट को क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं जब उनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। तो सबसे पहला जो सिम्पटम है वो है हिप का पेन, चूल्हे में दर्द होना ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो आदमी जब चलना फिरना शुरू करता है या आलती-पालती मारता है, उकड़ू बैठता है, तो उसको चूल्हे में कहीं न कहीं अनकंफर्टेबलनेस महसूस होना शुरू हो जाता है। वो चूल्हे में दर्द महसूस करता है और वो उसको इग्नोर करता रहता है। दूसरा जो सिम्पटम है वो है लिंपिंग, मतलब लचक मारना। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अंदर जो चूल्हे के अंदर का जो नेक्रोसिस का पार्ट है वो बढ़ता रहता है, और इसके कारण पेन भी बढ़ता है, और उसके कारण पेशेंट अब लचक मारना शुरू कर देता है। नंबर 3 जो कारण जो सिम्पटम है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट, कि उसका जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। तो इसमें बेसिकली जब भी पेशेंट मूवमेंट करता है वो पेनफुल होता है, और धीरे-धीरे उसका जो मूवमेंट है जैसे आलती-पालती मारना, उकड़ू बैठना, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और पेशेंट बिल्कुल ही स्टिफ हिप के साथ आता है। अगर ये 3 कारण आपको महसूस हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे चेक करवाइए कि आपके हिप में क्या चल रहा है। अब आखिर में अब आता है कि आपका बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो स्टेजेस की हम लोग बात करें तो
हिप जॉइंट के एवीएन को हम लोग 4 स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो है फिकेट आर्लेट। तो स्टेज 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब 1 में ऑलमोस्ट 25% जो चूल्हे का घर्षण होना, 2 में लेस देन 50%, थर्ड में 75 और फोर्थ में पूरा घर्षण हो जाना। जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल लेयर है कार्टिलेज का। अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये कार्टिलेज ऑलमोस्ट लेस देन 50% है, और इसमें जो कार्टिलेज है वो पूरा बॉल का भी घिस गया है और कटोरी का भी घिस गया है। तो स्टेजेस के हिसाब से ही ट्रीटमेंट है। स्टेज 2 तक, फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक एक छोटी सी सर्जरी जिसको हम लोग बोलते हैं कोर डिकम्प्रेशन, उसमें हम लोग बॉल के अंदर ड्रिल मारते हैं और जितना भी नेक्रोसिस, जो गंदा मटेरियल है, जो डेड मटेरियल है बॉल का, उसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद उसमें जो रीजनरेशन स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे पीआरपी इंजेक्शंस हो गया, बोन मैरो एस्पिरेट डाल दिया जाता है, जिसके साथ जो अंदर की जो सेल है वो दोबारा रीजनरेट करना शुरू हो जाए। लेकिन ये जो सर्जरी है ये तभी हो सकती है अगर आपकी स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। अगर आपकी स्टेज 2 से ऊपर स्टेज 3 हो गए हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो चूल्हे को बचाने वाली सर्जरी, जिसको हम कोर डिकम्प्रेशन कहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन स्टेज 2 तक हो सकती है। अगर आपकी स्टेज 3 है और स्टेज 4 है तो आपको बेसिकली कोर डिकम्प्रेशन से कोई फायदा नहीं होगा। सो इसमें आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है इसको रिम करके एक नया कटोरी लगा देते हैं और बॉल की जगह भी एक नई बॉल लग जाती है। वो ऑलमोस्ट इस तरीके से, जैसे कटोरी एक नई लग गई, एक बॉल लग गई और ये कटोरी के अंदर बॉल का मूवमेंट बिल्कुल फ्री हो गया। सो स्टेज 3 और स्टेज 4 में हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और पेशेंट की जो लाइफ है हिप रिप्लेसमेंट के बाद, ऑलमोस्ट हिप की जो लाइफ है वो 35 to 40 ईयर्स तक रहती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, अर्ली डायग्नोसिस के बारे में, तो बेसिकली अर्ली डायग्नोसिस में हमें एक्सरे में कुछ नहीं पता चलता। इसमें हम लोग एमआरआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, अगर वो हिप पेन कहते हैं और वो कहते हैं भी हमें लिम्पिंग की दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में कुछ नहीं आता तो मैं साथ के साथ बोल देता हूँ कि आपको एमआरआई करवानी चाहिए, क्योंकि जो अर्ली स्टेजेस है वो एक्सरे में मिस होती है और एमआरआई में पता चल जाता है। और अर्ली स्टेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया, कि हम लोग चूल्हे को बचा सकते हैं कोर डिकम्प्रेशन की मदद से, और उसमें हम लोग हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। और ये जो एवीएन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ये ज़्यादातर दोनों चूल्हों में रहता है, दोनों हिप जॉइंट में रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है भी एक जो हिप में स्टेज 3 या स्टेज 4 हो तो दूसरे में स्टेज 1 या स्टेज 2 रहती है। इस तरीके से हम लोग एक हिप को हम लोग बचा लेते हैं और दूसरे में हिप रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। अब हम बात करें हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, तो हिप रिप्लेसमेंट में जो आजकल के इम्प्लांट्स हैं, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जो टिपिकल इम्प्लांट्स हैं, जैसे सिरामिक हो गया, ऑक्सीनियम हो गया इम्प्लांट्स, इनकी लाइफ 35 to 40 ईयर्स है। और ज़्यादातर अगर हम लोग 30 से 35 साल की उम्र में करवाएंगे तो हम लोग कहते हैं ये लाइफ लॉन्ग आपका चलेगा, और जब बिल्कुल एंड स्टेज में आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। जितने भी हमारे इंडियन लोग हैं, जिसमें हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, हम आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, पूजा करना पसंद करते हैं, तो आजकल के जो इम्प्लांट्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और साथ में जो टेक्नोलॉजी है उससे जो मूवमेंट है वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं भी। आपका जो चूल्हा बदलने के बाद आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आप घर पे बैठे रहेंगे, आप दौड़ भाग भी सकते हैं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं लॉन टेनिस में, जिनको जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एंडी मरे कह सकते हैं, जिनका हिप रीसरफेसिंग हुआ है और वो आज प्रोफेशनल टेनिस खेल रहे हैं। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में हिप रिप्लेसमेंट और एवेस्कुलर नेक्रोसिस और कोर डिकम्प्रेशन के बारे में समझाया है। अगर आपको हिप रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे लिखे हुए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।